जो कल लिख के दिया था क्रोनोलॉजी बताई थी। देखो इंडिया, इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री डिवीजन है। बेसिकली तो हिस्ट्री कवर करते हुए जो एंशिएंट मिडिवल है को अंडरस्टूड किए बिना आर्ट कल्चर को पढ़ना और मॉडर्न इंडिया को समझना इतना इजी नहीं है। इसलिए हमें सारे पोर्शन मेरा बहुत कवर करने पड़ेंगे। इसलिए हमें ठीक है। तो कल हमने एंशिएंट इंडिया की क्रोनोलॉजी स्टार्ट की थी, है ना। तो क्या क्या था उसमें, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले थे, नियर अबाउट क्या डिवीजन है, और सबसे पहले तो ये कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाता है, किस लिए पढ़ा जाता है, क्या डेफिनेशन है हिस्ट्री की, मतलब क्या है, किस लिए बोलते हैं हिस्ट्री, किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट हैविंग पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल नहीं पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। फिर दूसरी बात पढ़ी कि हमने हिस्ट्री का डिवीजन जो हमने तीन ही हिस्सों में क्यों किया हुआ है, क्यों किया है, क्योंकि सोसाइटी में उतने बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उस एरा पे, ठीक है ना। बेसिकली तीन हिस्सों में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री को। कौन से है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट कहां से कहां तक है, जो पहला पॉइंट ना 707 दिया था मैंने, उसको करेक्शन करो 712 करो उसको, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड से, और जो हिस्ट्री का डिवीजन है तीन हिस्सों में क्या रहता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री होता है क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, डेसिफर्ड भी किया हुआ है जिसको पढ़ भी सकते हैं, उसको हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। प्री हिस्ट्री क्या होता है, डेसिफर्ड नहीं है। और प्रोटो हिस्ट्री मतलब जहां पे ना रिटर्न है ना डेसिफर्ड है, जैसे अभी ये है स्टोन एज है, स्टोन एज है, स्टोन में हाँ प्रोटो में रिटर्न है पर एविडेंसेस को डेसिफर्ड नहीं कर चुके हम लोग अभी तक, है ना। प्रोटो और प्री में क्या है, ना रिटर्न है ना, दोनों नहीं है, ठीक है। तो ये डिवीजन था हिस्ट्री का बेसिकली। तो जो हमारा प्री हिस्ट्री आता है, जो स्टोन एज का पार्ट है, वो प्री हिस्ट्री में आता है, क्योंकि वहां पे ना कुछ रिटर्न एविडेंस हमें मिलते हैं, ना उसको रिटर्न नहीं है तो फिर डेसिफर करोगे तो नाम बात ही नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोन एज आती है, तो स्टोन एज जो है हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसका जो क्रोनोलॉजी था एंशिएंट इंडिया का, कहां से कहां तक था, 9 से 10 टॉपिक हमने पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा था, प्री हिस्ट्री। तो उसमें क्या आता है, स्टोन एज आता है। स्टोन एज बेसिकली तीन चार तरीके के स्टोन एज होते हैं। स्टोन एज मतलब जब ह्यूमन बींग स्टोन का यूज करते थे सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। कौन कौन से हैं वहां पे, तीन है, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक। ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स दे हैव यूज, मतलब कौन से टूल्स उन्होंने यूज किए थे, उसके बेसिस पे हम इन फेजेस का डिवीजन करते हैं। जो पैलियोलिथिक था उसमें ह्यूमन बींग बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का यूज करते थे, पैलियो मतलब बहुत बड़े थे। फिर है मिजो, मतलब एज कंपेयर टू पैलियो उनसे छोटे होते चले गए। फिर नियो मतलब, न्यू में क्या होता था, मतलब बहुत शार्पन करते गए उस टूल्स को। वैसे ही फिर मेगालिथिक और कैलकोलिथिक, ठीक है। जैसे ये कल्चर चलता है स्टोन एज का, उसके बाद में एविडेंसेस मिलते हैं कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मतलब ब्रॉन्ज के एविडेंसेस हमें उसके बाद मिलते गए, और जो कॉपर के एविडेंसेस है वो ब्रॉन्ज के बाद में मिलते गए, ठीक है। बेसिकली जो क्रोनोलॉजी है वो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉन्ज जो बनता है ना वो कॉपर और ब्रास से मिलकर बनता है, ठीक है। पर जो एविडेंसेस हमें मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि ब्रॉन्ज के एविडेंसेस पहले मिले और कॉपर के एविडेंसेस बाद में मिले हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 3500 तक का जो टाइम पीरियड था, तब तक हमें ब्रॉन्ज के मिलते हैं, पर 3500 के बाद में 1900 2000 उस टाइम पे हमें कॉपर के मिलते हैं एविडेंस। इसका मतलब हम क्रोनोलॉजी को जब, वही क्रोनोलॉजी अगर देखो नॉर्थ इंडिया में जब हम इसको पढ़ते हैं तो नॉर्थ इंडिया में जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो सबसे पहले ब्रॉन्ज के मिलते हैं और बाद में फिर कॉपर के मिलते हैं। वही अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं, साउथ इंडिया में स्टडी करते हुए ब्रॉन्ज के एविडेंस हमें पहले मिलते हैं, इसलिए ब्रॉन्ज एज को, सॉरी, कॉपर एज के एविडेंस में पहले मिलते हैं और ब्रॉन्ज एज के बाद में मिलते हैं, ठीक है। इसलिए क्रोनोलॉजी में साउथ इंडिया के कॉपर को पहले लगता है, मतलब कैलकुलेटिक एज ब्रॉन्ज एज से पहले आता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज मतलब क्या हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का यूज करते थे। ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और ब्रास से बनता है, ठीक है, मेटालर्जिकल उससे मिक्स करके। तो बेसिकली क्रोनोलॉजी थी स्टोन एज की। सबसे पहला पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, मेगा नियोलिथिक, फिर कैलकुलिथिक और मेगालिथिक आता है। ब्रॉन्ज, फिर कैलकुलिथिक, फिर मेगालिथिक, फिर बाद में आयरन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना। तो ये चीजें थी उसमें, बेसिकली ऐसे क्रोनोलॉजी है। तो सबसे पहला था स्टोन एज, उसके बाद में था हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। हड़प्पा में भी दो सबसे बड़ी बड़ी साइट्स है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। उन्हीं को हमें उसका टाउन प्लानिंग वगैरह उसको स्टडी करना पड़ता है। और उसके बाद हड़प्पा के बाद वैदिक एज,
वैदिक एज में भी उसके दो डिवीजन करते हैं हम, एक तो वैदिक एज होता है और एक होता है पोस्ट वैदिक एज। जो वैदिक एज होता है उसमें जो ह्यूमन बींग था वो सेटल्ड नहीं थे, अनसेटल्ड थे, है ना, रोमिंग मतलब वंडरिंग करते थे यहाँ से वहां, ट्राइब्स थे वहां पे। फिर वहां पे जो वैदिक एज किसको बोलते हैं, जिस टाइम एरा पे वेदों का कंपाइलेशन शुरू हुआ था, मतलब जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद बेसिकली जो वैदिक टाइम है वहां पे कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है ना। 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में खाली एक ही वेद का कंपाइलेशन हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, वैदिक या फिर ऋग्वेदिक, ध्यान में रखना। 1500 से लेके 1000 बीसी तक का टाइम, ठीक है। और 1000 से लेके 500 का जो है वो पोस्ट वैदिक बोलते हैं, मतलब वेदों के बाद के जो तीन वेद है और बाकी जो उपनिषद वगैरह है वो सारा कंपाइलेशन उस बाद के टाइम में हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं पोस्ट वैदिक। और पोस्ट वैदिक के बाद में कौन सा था, वैदिक के बाद में कौन सी सिविलाइजेशन थी, महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद। और उसी महाजनपद के अंदर थे सबसे बड़ा एम्पायर था मगध। मगध के जो भी अलग अलग डायनास्टी रूल करके गए वो हमने कल देखे थे। सबसे पहली डायनास्टी कौन सी थी, हर्यंका, या फिर उसको बोलते हैं पितृहंता। पितृहंता मतलब क्यों बोलते हैं, जो भी नीचे का जो भी किंग आने वाला था नया वाला, वो अपने फादर को मार के राजा बन रहा था वहां पे, इसलिए उसको बोलते हैं पितृहंता या फिर हर्यंका डायनास्टी, ठीक है ना। इसके हमने रूलर्स को देखा था कुछ ना कुछ, कौन से थे वो, और ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नगादशक, ये हर्यंका डायनास्टी के रूलर्स थे। आपको नाम पता होने चाहिए, मतलब थोड़े बहुत, क्योंकि आपको गेस करने के लिए ठीक रहेगा। यूपीएससी ना एंशियंट में कब क्या पूछ लेगा कुछ बता नहीं सकते, इसलिए जितना ज्यादा पता हो उतना अच्छा है, ठीक है। इतना भी ज्यादा मत पता होने दो कि वो कंफ्यूजन हो जाए, है ना। मतलब जितना रिलीवेंट है उतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती चली गई वो समझने के लिए हमें ये चार किंग्स का नाम याद में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले तो कौन सी डायनास्टी थी, सबसे पहले थी हर्यंका, फिर इसी को बोलते पितृहंता, इसके बाद शिशुनाग डायनास्टी। ये जो शिशुनाग था, यहाँ पे दो रूलर थे, शिशुनाग और काल अशोक, काल अशोक। उसके बाद थी एक नंद डायनास्टी, नंदा डायनास्टी। इसी को एक और नाम है फर्स्ट शूद्रा डायनास्टी, फर्स्ट शूद्र डायनास्टी। इसका फर्स्ट रूलर था महापद्मानंद, महापद्मानंद, और दूसरा था धनानंद जो लास्ट रूलर था। धनानंद के ही एक मिनिस्टर ने, कौटिल्य ने, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मौर्यन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की थी। तो उसके बाद क्रोनोलॉजी में कौन सा आता है, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के तीन जो सबसे बेस्ट किंग थे कौन थे, सबसे पहला फाउंडर उसका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, ध्यान में रखना ये बिंबिसार है, एम, पहले एम आता है या ना आता है, पहले एम आता है ना एबीसीडी में, इसलिए बिंबिसार, और फिर बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, ठीक है। फिर अशोक, और सबसे आखिरी उनका रूलर का नाम क्या था, बृहद्रथ। बृहद्रथ उसका 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 वो किसने किया था, उसी के मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग, क्या था उसका नाम, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। कौन सी डायनेस्टी का था ये, शुंग डायनेस्टी। ये शुंग किसमें काउंट होंगे फिर, पोस्ट मौर्य में। पोस्ट मौर्य का डिवीजन हमने बेसिकली दो भाई हिस्सों में देखा था, याद है। एक थे जो इंडियन ओरिजिन के स्टेट थे, और एक थे जो बाहर से आए हुए थे, फॉरेन ट्राइब्स थे, ठीक है। जो शुंग डायनेस्टी है उसमें पहला शुंगा था, फिर शुंग के आखिरी रूलर को मार के कौन आया था, कानवा डायनेस्टी, वासुदेव कानवा ने उसको फॉर्म किया था, वो था कानवा। और सबसे आखिरी था सातवाहन, इसके आखिरी रूलर को मार के फिर इसका फर्स्ट रूलर आया था, तिमुक नाम था इसके फाउंडर का, लिख लेना अगर जगह होगी तो, वासुदेव कानवा, और इसका नाम था सातवाहना के फाउंडर का तिमुक। पढ़ेंगे हम इसे एक एक को, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या रिलीवेंस है सबका। क्लियर है, हाँ। मौर्यन मौर्यन के टाइम पे बोल रहा हूँ, इसके पहले सा था। जैनिज्म तो यहाँ तक मतलब क्लेम करते हैं कि जब हिंदुइज्म का ओरिजिन हुआ था, जैसे वैदिक पीरियड था, जब से वेद लिखे गए ना, ऋषि महर्षि क्या वेद व्यास जिसने लिखा था, उसी के टाइम से जैन ऋषि है ऐसा उनसे बोला जाता है, क्योंकि जो जैनिज्म है उसमें कोई एक भगवान नहीं है उनके,
उनके नियर अबाउट 24 तीर्थंकार है, उसमें से जो 24th वाले हैं वो है भगवान महावीर, है ना। 23rd जो पहले है उसमें से जो पहला वाला है ना, ठीक है, उनका नाम ऋषभ देव है ना, ऋषभ देव। तो वो क्लेम करते हैं कि जो वैदिक टाइम से उससे पहले से एग्जिस्ट करता है, ऐसे उनका कहना है, ठीक है। मतलब जैनिज्म तो उससे पहले से ही था, फेमस बस तब हुआ जब भगवान महावीर ने उनको टेक ओवर किया था, तब बस फेमस हुआ था वो, ठीक है। ऐसे क्लेम करते हैं जैनिज्म वाले। और जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म तो जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार और अजातशत्रु के कंटेम्पररी थे। ये देखा था ना हमने, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नगाक्षक, ठीक है। तो ये दो थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, इसके कंटेम्पररी थे महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। मतलब समकालीन थे इन दोनों के, जब वो एग्जिस्ट करते थे तब वो थे महात्मा बुद्ध। इन लोगों ने अपनी लैंड भी डोनेट की थी बुद्ध को अपने विहार बनाने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखना, तभी से शुरू हुआ था बुद्धिज्म वगैरह, है ना। मतलब मगध जब ओरिजिन हुआ, मतलब जो महाजन पदा वाला टाइम है, उसी के टाइम पे हमने कल पढ़ा भी था, महाजन पद के ओरिजिन के टाइम पे मैंने बताया था कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ना, सोशियो रिलीजियस रिवॉल्यूशन देखा था हमने, पढ़ा था। उसी के टाइम पे बेसिकली नियर अबाउट 1500-1600 रिलीजन एस्टेब्लिश हुए थे, उसी में से कुछ कुछ जो बड़े बड़े थे वो सर्वाइव किए हैं। जैसे वहां पे कौन से तीन तीन बेसिकली सर्वाइव किए हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका, ठीक है। क्लियर सबको, चलो। तो ये था, फिर जो था ये तीन इंडियन वाली ट्राइब्स थी और दूसरी थी फॉरेन ट्राइब्स। इसमें कौन सी बताई थी मैंने, इंपॉर्टेंट कुछ कुछ, हाँ। इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियंस और कुशांस, ये सारे जो जितने हैं वो सारे कौन हो गए, पोस्ट मौर्य। मौर्य इन सबके डिक्लाइन के बाद में एक बड़ा एम्पायर राइज हुआ था, उसका नाम था गुप्ता एम्पायर, है ना। गुप्ता, गुप्ता के फाउंडर किसको बोलते हैं, ओरिजिनल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ठीक है। ओरिजिनल फाउंडर इसे बोलते हैं। बट इन्होंने जो अपना लिख के गए हैं, मतलब कौन सा, आयरन पिलर ऑफ मेहरुली जो दिल्ली में रखा हुआ है, दिल्ली में मिला था, उस पर लिखा हुआ है कि इनके परदादा का नाम है, उनका नाम था श्रीगुप्त, उसके बेटे का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में एक बहुत एम्बिशियस रूलर, उसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकेंड, उसको वो क्या बोलते हैं, और विक्रमादित्य। जो आपने विक्रम वेताल की कहानियां सुनी होगी वो इसी से इंस्पायर्ड है, विक्रमादित्य। बेसिकली इनका जैसे अशोक का था, मतलब महामात्यास थे उनके, वैसे ही जैसे अकबर का था, क्या बोलते हैं उससे, 9 ज्वेल्स थे ना, ठीक है। वैसे ही जो अपना कृष्णदेवराय थे उसके भी थे, तेनालीरामा वगैरह मिनिस्टर्स थे। वैसे मराठा साम्राज्य के शिवाजी महाराज के थे अष्टप्रधान मंडल, ठीक है ना। वैसे ही इसके भी थे चंद्रगुप्त के 9 ज्वेल्स, उसी में से एक था वेताल भट्ट, आर्यभट्ट, वेताल भट्ट, ये सारे इसके 9 ज्वेल्स में से थे। वराम हीर, ठीक है। हम देखेंगे कौन कौन से थे वो सारे आगे। तो बेसिकली इनमें से थे वो। क्लियर है सबको, यहाँ पर, यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ। अब तक का सबसे बड़ा गुप्ता एम्पायर, हाँ, नहीं नहीं, सबसे बड़ा एम्पायर तो अशोक का था, उसके बाद औरंगजेब का था, ठीक है। नहीं यार, इतना तो नहीं फैल सकता इंडिया का एम्पायर। देखो तुम यूपीएससी के एस्पायरेंट हो ना, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो, है ना। ये यूट्यूब वाले नींद में से उठ के कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको कम सुना करो, है ना। वरना हिस्ट्री का जो वो है ना, मतलब एक्सपांशन वो बहुत बड़ा है ना। कोई कुछ भी आके बोल दे वो हिस्ट्री बन जाती है ना। इसलिए अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखा करो, समझो ना। मतलब इंडिया का यूरोप तक एक्सपांड होने चले गया है यार। ऐसे नहीं हो सकता। इंडिया का एक्सपांशन हमेशा से जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वहीं तक रहा है, ठीक है ना। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहाँ से शुरू होता है, ईरान के इधर इधर वाला पोर्शन पूरा, है ना। ईरान के लेफ्ट साइड वाला जितना भी पोर्शन है सारा, वहां से फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट शुरू होता है, और वहां तक फिर जो साउथ ईस्ट एशिया है अपना वाला, वहां तक जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब जो अपना अपना कौन सा वियतनाम वगैरह है ना, वहां तक पूरा, वहां तक फिर पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जाता है। वहां तक अगर बोलोगे स्प्रेड हो तो वहां मान भी सकता था, पर यूरोप तक कहां से पहुंच गए, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कहां तक, वहां तक भी मैंने कभी सुना नहीं है यार। अफगानिस्तान हमारी लिमिट है, अफगानिस्तान के ऊपर हम कभी नहीं गए, कभी नहीं गए हम लोग अफगानिस्तान से ऊपर नहीं गए, उसके ऊपर नहीं गए। जो कुशान थे ना हमारे,
कुषाण वहां पे रूल करते थे। और सबसे बड़ा जैसे बोलोगे ना, सबसे बड़ा अगर बोलना है तो पूरा इंडिया, पूरा अखंड भारत जिसको बोलते हैं ना, वो बोलना पड़ेगा। तो वो तो अशोक के टाइम पे ही था। अशोक के बाद फिर औरंगजेब के टाइम पे था, पर औरंगजेब के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। मेरे नॉलेज के बिहाफ से अगर आप बोल रहे हो तो उसका सोर्स दिखाओ, फिर मान लेंगे। क्योंकि मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, मतलब जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है वहां तक मुझे लगता है कि उतना तो नहीं एक्सपांड हो सकता इंडिया का एक्सपांशन। इंडिया का एक्सपांशन जहां तक हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ठीक है, जहां तक हुआ है अब तक मेरे नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? ये गुप्ता वाला। समुद्रगुप्त को इसका बोल रहे हो ना आप? चंद्रगुप्त फर्स्ट था, विक्रमादित्य का नहीं। विक्रमादित्य से बड़ा एम्पायर चंद्रगुप्त था। क्योंकि चंद्रगुप्त ने गुप्ता एम्पायर, देखो गुप्ता एम्पायर बेसिकली नॉर्थ इंडिया में स्थित था, हम देखेंगे उसे आगे, पर नॉर्थ इंडिया में स्थित था, कन्नौज तक उसकी बाउंड्री थी। ठीक है ना, कन्नौज से आगे कलिंग वगैरह तक स्प्रेड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी समुद्रगुप्त ने दिया था। समुद्रगुप्त इसको मतलब साउथ में भी ले गया था, श्रीलंका तक ले गया था। ठीक है, पर कुछ टाइम के लिए ही था उसका एम्पायर वहां तक, और उसके बाद में उसका भी घटता चला गया। और जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसका तो एम्पायर उतना बड़ा नहीं था। ठीक है, वो कुछ और चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुछ रिफॉर्म्स उसने लाए थे, उसके लिए वो जाना जाता है। ठीक है ना, बट एम्पायर एक्सपांशन में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त से और बहुत बड़ा था, अग्रेसिव था, बहुत था, एम्बिशियस था। उसको सेकंड नेपोलियन भी बोलते हैं, मतलब नेपोलियन ऑफ नॉर्थ इंडिया उसको बोलते हैं समुद्रगुप्त को, क्योंकि वो बहुत एक्सपांशन था, एम्बिशियस था बहुत ज्यादा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और जो है अपना दूसरा कौन सा था? राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला इसको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। इसने भी अपना एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपांड किया था। ठीक है, तो एक्सपांशन के मामले में तो इससे अच्छा ये था, है ना। ये बाकी चीजों के लिए जाना जाता है समुद्रगुप्त, जैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना, जो रिफॉर्म्स इसने लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए समुद्रगुप्त जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुप्ता, उसके बाद देखे थे हमने पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में बेसिकली 3 एम्पायर देखने हमें। पहला है पुष्यभूति या फिर वर्धना एम्पायर। पढ़ा था उसको, देखो जो मैंने कल लिख के दिया है ना क्रोनोलॉजी, उसको आपको रटना ही है, समझ लो। तो उसको ना अगर याद नहीं हो रहा है तो 3-4 बार 10 बार उसको लिख के देख लो। अगर उसने, मैं अभी गारंटी देता हूँ, अगर आपने उसको 10 बार लिख लिया ना, भूलोगे नहीं आप कभी भी उसको, याद रहेगा आपको। ठीक है, और ये जो बेसिक क्रोनोलॉजी मैं लिख के दूंगा ना पहले लेक्चर में, जैसे अभी मैंने कल एंशिएंट इंडिया शुरू किया, पहले उसकी क्रोनोलॉजी लिख के दी। ठीक है ना, वो सबको याद होनी चाहिए। वैसे ही जब मिडिवल इंडिया शुरू करेंगे उसके पहले 2 लेक्चर में हम लोग क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे कि इवेंट कैसे कैसे हुए, वो सबको याद होनी चाहिए। वैसे ही मॉडर्न में, वैसे भी वर्ल्ड में जितनी भी क्रोनोलॉजी बेसिकली है वो सबको याद होनी चाहिए। मैंने कल ही बोला आपको कि हिस्ट्री को एक्सपेक्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है हमें। एक तो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल अप्रोच करने के लिए हिस्ट्री में बेसिकली किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है हमें, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और टॉपिक्स पता होने के लिए आपको पहले एक्सपांशन पता होना चाहिए सिलेबस का, इसलिए आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। ठीक है ना, हम कुछ ज्यादा नहीं देख रहे उसको, जो बेसिक और इंपॉर्टेंट है पता होने के लिए उसी को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है सबको क्रोनोलॉजी? चलो, हाँ, तो कौन सा था वो? पुष्यभूति। पुष्यभूति जो उसका फाउंडर कौन था? प्रभाकर वर्धन। और उसका इंपॉर्टेंट रूलर था हर्षवर्धन। वर्धना है ना, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, या फिर पुष्यभूति भी उसको बोलते हैं। दूसरा कौन सा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था? चालुक्य। चालुक्य, उसमें से पुलकेशियन सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था। उसके बाद पल्लवाद। पल्लवाद में सबसे इंपॉर्टेंट था नरसिंहवर्मन, उससे ही पुलकेशियन सेकंड को हराया था। ठीक है, ये बेसिकली पोस्ट गुप्ता के टाइम का क्रोनोलॉजी है। पोस्ट गुप्ता के टाइम कौन सी थी? अर्ली मिडिवल, है ना, क्या? ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल। ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल अर्ली मिडिवल में ट्राइपैट्रिएट बोलते हैं उसको। ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल, इसमें सबसे पहले था प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पालास। ये राष्ट्रकूटास थे, जैसे ही ट्रायंगल बनाया है वैसे ही थे। ये महाराष्ट्र में थे, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल साइड में थे, ठीक है, उड़ीसा वाले साइड में, और ये थे यूपी बिहार वाले साइड में, बिहार नहीं यूपी वाले साइड में, यूपी और राजस्थान वाले साइड पे। ठीक है, तो इनके बीच में एक चीज के लिए संघर्ष हो रहा था, एक चीज के लिए, कौन सी थी? कन्नौज। ठीक है, क्लियर है सबको? मतलब जो सत्ता संघर्ष था, वो सत्ता संघर्ष जिसके लिए था, वो एंशियंट टाइम से मिडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम से बदलता चला गया। ठीक है, जिस सबसे पहले एंशियंट टाइम में सत्ता संघर्ष एक ही चीज के लिए होता था, कौन से के लिए? पटना, है ना, पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए होता था। फिर धीरे धीरे ये अलग चीजों पे चेंज होते गया, हम देखेंगे उसको आगे कौन से कैसे कैसे वो चेंज होते गया।
ठीक है, तो यहाँ तक क्रोनोलॉजी सबसे पढ़ लिया, सब कुछ पता है। अमोल याद हो गया? तो रमेश याद हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ यार, याद करो, बताओ क्या क्या कहाँ तक याद हुआ। ममता याद हुआ क्या? बताओ। पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट? स्टोन एज। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, सही है। फिर एक छूट गया, कैलकुलेटिक एज। देखो सबसे पहला कौन सा है? स्टोन एज। दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर है कैलकुलेटिक एज, है ना। चौथा है, या तो इसको बोलो आयरन एज, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा वैदिक अनवैदिक नॉन वैदिक में। आयरन एज बोलो इसको, क्योंकि इसमें आयरन का यूज हुआ था, ठीक है। फिर है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। हाँ, आयरन एज में ही वैदिक एज आता है, इसी में काउंट कर देते हैं। नहीं, क्योंकि जैसे हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे हमने उसको रेसिपर्ट किया, तो हमें पता चला है कि उसके जो एविडेंसेस है वो ब्रॉन्ज एज के बाद के हैं, इसलिए उसको हम हमेशा जब काउंट करते हैं क्रोनोलॉजी में, ब्रॉन्ज एज के बाद में ही काउंट करते हैं। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ब्रॉन्ज एज के बाद में ही, अगर बोला कि करेक्ट ऑर्डर में लगाओ कौन कौन सा है, तो आपको ब्रॉन्ज एज के बाद में, मतलब हड़प्पन के बाद में ही टॉपर को रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने स्पेशली मेंशन किया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ इंडिया अरेंज द अबव ऑर्डर, है ना, तो फिर आपको वहां पे कैलकुलेटिक को ब्रॉन्ज के सामने रखना है, मतलब ये फिर इससे पहले आ जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल वे में ये इसके बाद में आता है, ठीक है। ये था 16 महाजनपद। इसी में एक था, क्या है, रिलीजियस रिवॉल्यूशन, है ना, सोशियो रिलीजियस रिवॉल्यूशन, इसी में थे वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविका, नियरअबाउट 500 से 600 तक सेक्ट नए नए आए थे, ठीक है। और ये काउंटरिज्म था, काउंटर था किसके लिए? हिंदुइज्म के लिए, है ना। मतलब हिंदुइज्म का तब तक एस्ट्रल कंसेप्ट नहीं आया था, ठीक है। हिंदुइज्म का कंसेप्ट तो गुप्ता एज के बाद में आया, पर जो भी ये वैदिक रिलीजियस था, है ना, वैदिक रिलीजन था, उसके अगेंस्ट में ये सारी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, ठीक है। ये था 16 महाजनपद में। इसके बाद में, महाजनपद के बाद में क्या है, रुको रुको, मगध किस में आ जाता है? इसी में आता है ना। 16 महाजन पद में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो महाजन पद था वो कौन सा था? मगध था, ठीक है, इसी में आ जाता है मगध, ठीक है ना। मगध, मथुरा, ये सारी महाजन पद इसी में आ जाता है, 16 महाजन पद में, ठीक है। अगला है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन के बाद में पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, और फिर अर्ली मिडिवल, ठीक है ना। याद होगा, हो जाएगा सबको ये। और इसके अंदर जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो इसके 3 डिवीजन है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, है ना। हड़प्पा के अलग अलग साइट्स हैं, देखेंगे हम लोग कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। फिर है कैलकुलेटिक, इसकी कौन सी साइट्स है। फिर आयरन एज के 2 डिवीजन है, वैदिक और पोस्ट वैदिक, है ना। ये कब से कब तक है? ठीक है ना। फिर है महाजनपद का टाइम, जिसको बुद्धा एज भी बोलते हैं, कल लिख के दिया था मैंने, है ना। या फिर है मौर्यन एज, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, ऐसे चलेगा। क्लियर है सबको? चलो, अरे हाँ, एक और चीज रह गई, जो कल मैंने इन्वेडर्स की क्रोनोलॉजी बताई थी, वो सबने याद की है क्या? वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी होगी। सबसे पहला कौन था उसमें? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब आया था ये? 712 करोड़, 712। जब ये आया था तब कौन रूलर था इंडिया पे, कौन रूलर राज कर रहा था उस टाइम पे इंडिया पे? दाहिर और ताहिर, ठीक है ना। दाहिर और ताहिर। उसके बाद कौन आया था? मोहम्मद गजनी। जब मैंने नाम सुना था गजनी मूवी का, मुझे लगा कोई गजनी पे आमिर खान मूवी बना रहा होगा हिस्ट्री लेकर, वो कुछ और ही निकली फिर। कुछ और ही बनाया था उसने। गजनी के टाइम पे कौन था? जयपाल और आनंदपाल, जयपाल और आनंदपाल,
फिर था घुरी, घुरी के टाइम पे था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, है ना। फिर कौन आया था घुरी के बाद में? चंगेज खान, चंगेज खान के टाइम पे था इल्तुतमिश, है ना। फिर आया था तैमूर लंग, तैमूर लंग के टाइम पे था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक डायनेस्टी था, आगे था उसका। तैमूर लंग के बाद में बाबर आया था, बाबर के आया था 1526 में। कौन था तब इंडिया के इस पे तख्त पे? इब्राहिम लोदी था। बाबर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन तगड़ा लुटेरा आया था? लुटेरा नादिर शाह, नादिर शाह। ये किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल लुटेरा था मोहम्मद शाह रंगीला। देखा है ना कल हमने, ये पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है। फिर है इसी का जो मिलिट्री कमांडर था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। इसके किसके टाइम पे था? अहमद शाह के टाइम पे आया था, अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के टाइम पे आया था, अहमद शाह, जिसको इनडायरेक्टली कौन रूल कर रहे थे? मराठा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्रोनोलॉजी है, हमें पता होनी चाहिए, सबको पता हो जाएगी। इनडायरेक्टली मतलब वो खाली पपेट था, रूल कौन करते थे? मराठा करते थे, है ना। मतलब सब चीजें जो मनमानी थी वो मराठी संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, बस उसको तख्त पे बटा दिया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? मराठे क्यों नहीं रूल कर रहे थे? अब वो उनको पता क्यों नहीं कर रहे थे, देखेंगे अभी, अभी मॉडर्न इंडिया में देखेंगे उसे, बट हम इवेंट देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है। देखेंगे मराठाओं का इतिहास देखेंगे अच्छे से, है ना, टेंशन मत लो। अभी पहले इसको होने दो, हड़प्पा को होने दो, उसके बाद में मेडिवल, फिर वहां पे मॉडर्न आएगा ना, तब देखेंगे। चलो ठीक है, क्लियर है सबको? क्रोनोलॉजी यहाँ तक याद हो जाएगी, कल कल पूछूंगा, सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये कुछ सोर्सेस हैं जो हमें हिस्ट्री, जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसको रेफर करते हुए रेफर किए जाते हैं। सबसे पहला तो है, इसमें कुछ कुछ ग्रीक और लैटिन सोर्सेज भी हैं जो रेफर किए जाते हैं एंशियंट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। सबसे पहला सोर्स है मेगास्थेनिक्स की एक बुक है, कौन सी? इंडिका। ये मेगास्थेनिक्स कौन था? अलेक्जेंडर के बारे में सुना है आपने, ठीक है ना। अलेक्जेंडर कौन था? ग्रीक, ग्रीक रूलर था, ग्रीक ही था ना वो, मेसोपोटामिया से था। पर्शियन था या ग्रीक था? ग्रीक था। वो जब इंडिया पे अटैक करने आया था, उसके टाइम पे इंडिया पे कौन रूलर था? पूरा इंडिया पे राज थोड़ी कर रहा था, इंडिया पे कौन राज कर रहा था उस टाइम पे? नहीं पता होगा आपको। इंडिया पे उस टाइम पे नंद डायनेस्टी राज कर रही थी। कौन सी? नंद। और नंद में भी कौन रूलर था? धनानंद। जितने इसको पीट के बोलते हैं ना यूरोप वाले, वर्ल्ड कॉन्करर, वर्ल्ड कॉन्करर, जब इंडिया में घुसा था ना ये धनानंद के हाथी घोड़े देख के ही भाग गया था, है ना। मतलब, और वही मतलब बॉर्डर वाले जो सीमा पे थे ना हमारे, जो वेस्टर्न बॉर्डर पे थे, उन्हीं को देख के भाग गया था। अभी तक तो राजधानी तक आया ही नहीं था। समझ में आ रहा है? इतना मतलब वो इतना बड़ा वो एम्पायर था धनानंद का, नंद एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। इसीलिए मतलब ये बोलते हैं खाली इतना बड़ा था, वैसा था, वैसा कुछ नहीं था, वो छोटा ही था, बहुत बड़ा छोटा ही था, बहुत छोटा था, हमसे तो बहुत छोटा था, अशोक से तो बहुत छोटा था वो, है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो जो अलेक्जेंडर सुना था आपने, अलेक्जेंडर जो नंद के टाइम पे आया था, ठीक है ना, उसी के अलेक्जेंडर के सक्सेसर था सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो उसी का दूत था ये, ठीक है ना। अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था सेल्यूकस निकेटर, तो उसके टाइम पे उसी की बेटी से शादी की थी, हेलेना उसका नाम था, है ना। तो उसी के साथ साथ ये मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज जब इंडिया आया, चंद्रगुप्त मौर्य का वो उसने दरबार देखा, तो उसने बुक लिखी थी इंडिका, नाम है उस बुक का इंडिका। तो उसने फिर वो डिस्क्राइब किया कि इंडिया की सोसाइटी कैसी है, ठीक है। उसने मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन इंडियन सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है, जो ग्रीक सोसाइटी है, जो उसने बेसिकली सोसाइटी देखी थी, उसके हिसाब से दिया हुआ है ना। अब उसके आर्ग्यूमेंट्स और जो कौटिल्य के आर्ग्यूमेंट्स है, वो कई जगह पे मैच नहीं होते, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, बस ध्यान में रखना कि मेगास्थनीज कौन था, कहाँ से आया था, किसका दूध था वो? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? अपने अलेक्जेंडर का एक सक्सेसर था वो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो। कुछ कुछ रोमन राइटिंग्स भी है, डायड्रोस लाइब्रेरी, स्ट्रैबोस ज्योग्राफी, प्लिनीज
कुछ राइटिंग्स है ये सारी, मतलब उतनी बस वो नहीं है इंपॉर्टेंट, बस ध्यान में रखो कि ये सोर्सेस थे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। फिर है स्टोन एज, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया स्टोन एज के टाइम पे क्या यूज होता, स्टोन को इंडिया जो भी ह्यूमन थे वो सबसे ज्यादा यूज करने की कोशिश करते थे। बेसिकली स्टोन एज का डिवीजन जो होता है वो 3 हिस्सों में होता है, इसको बेटर वे में समझने के लिए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, है ना। जो प्लीस्टोसीन ईरा था वहां से लेके जो भी नॉर्मल टाइम पीरियड था कब तक था, कहां तक इसको काउंट करते हैं, 8000 बीसी तक। कुछ कुछ हर एक जो फिलोसोफर थे, हिस्टोरियंस है, उसको अलग अलग टाइम पीरियड में डिवीजन करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली नियर अबाउट कब तक होता है, 8000 बीसी तक। ये कौन सा होता है, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज होता है। यहाँ पे ह्यूमन बींग जो थे वो बड़े बड़े पत्थर बेसिकली यूज करते थे। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल लाइफ होती थी क्या होती थी, उसके बेसिक फीचर क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले लिख लो स्टोन एज, उसमें पहला पॉइंट लिखना पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक मैन, ठीक है। पैलियोलिथिक लिखा, पैलियोलिथिक एज। उसमें कैरेक्टरिस्टिक पैलियोलिथिक मैन, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन था, यूजेज ऑफ स्टोन टूल फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। ध्यान में रखना, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एज में ह्यूमन बींग फूड प्रोड्यूसर नहीं था, फूड गैदरर था, है ना। हम फूड को इकट्ठा करते थे, प्रोड्यूस नहीं करते थे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करने होंगे। तो जो ह्यूमन बींग वो फूड को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते थे, उस एरा को बोलते हैं हम लोग पैलियोलिथिक एरा, ठीक है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका हंटिंग, यूजेज ऑफ स्टूल सॉरी स्टोन्स फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है ना। और बेसिकली कौन से एनिमल्स को हंट करते थे ये लोग, 2-4 एनिमल्स के नाम है, गिजेले, नीलगाई, सांबार और एंटीलोप, बिसन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रहो कि कौन से एनिमल्स को हंट करते थे, इतना इस पे यूपीएससी कभी पूछता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ था, ये हम लोग आगे देखेंगे कौन से लोकेशन पे कौन से साइट्स मिलती है, वहां से पता चलता है कि इसका स्प्रेड कहाँ तक हुआ होगा, है ना। कहाँ पे इंडिया में कहाँ तक ये पैलियोलिथिक साइट पाई जाती है। सबसे अगला पॉइंट लिखो, लोकेशन। इनके जो लोकेशन है इस साइट्स के बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे नदी पानी होगा ना, पानी के आसपास इनकी साइट्स पाई जाती है, कुछ कुछ रिवर्स के आजू बाजू, मेनली रॉक शेल्टर्स एंड इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। रिवर का जो अपर कोर्स होता है वहां पे बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। लोअर कोर्स नहीं पाई जाती, क्योंकि ध्यान में रखना रिवर कभी ऐसी बहती है तो कभी कभी उसको फ्लड्स भी आते हैं, इसलिए वो अपर कोर्स पे रहते हैं, लोअर कोर्स पे नहीं रहते, ठीक है ना। अपर कोर्स लोकेशन लिखना, एट द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। और इसके जो फॉसिल्स है, इसके जो एविडेंसेस है, एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं, फॉसिल्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से। इन्होंने जो भी एनिमल्स को, मतलब ये गलत बात है, डोमेस्टिकेशन इस टाइम पे हुआ नहीं था, ठीक है ना। जो भी एनिमल्स को ये हंट करते थे उससे हमें पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ पे इनकी साइट्स थी। अब जब बोलेंगे इसका टाइम पीरियड कैसे पता चलता है, तो एक मेथड होती है कार्बन डेटिंग की, पता है आपको। उस कार्बन डेटिंग की मेथड से पता चलता है कि ये साइट कितनी पुरानी होगी, ठीक है ना। तो उसको यूज करते हैं। बेसिकली ये जो हिस्सा है पैलियोलिथिक साइट का, ये भी बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अपर पैलियोलिथिक, लोअर मिडल और अपर पैलियोलिथिक। लोअर में जो है कौन सी चीजों को ये लोग यूज करते थे, हैक्सेस, चॉपर्स एंड क्लेवर्स, बड़े बड़े पत्थरों से बना के ऐसे मारने वाले नुकीले वाले हथियारों का ये लोग यूज करते थे लोअर में। फिर मिडल में क्या करते हैं, यूजेस ऑफ फ्लैकिंग, फ्लैकिंग ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसको यूज करते थे। फिर है अपर पैलियोलिथिक में क्या है, बरिन्स एंड ट्रैपर्स, थोड़े से छोटे हो गए थे उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट थे। ये सबको कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, इसकी इनकी लाइफ के। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे प्रिंस को क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन सी साइट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैलियोलिथिक साइट की, ठीक है ना। सबसे पहले है कश्मीर में, कश्मीर में पालगम के पास में एक साइट मिली है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के अंदर जो सोन रिवर है, सोन रिवर पाकिस्तान के अंदर है, उसकी वैली के आजू बाजू भी बहुत सारी साइट्स मिली हुई है। तो ध्यान में रखना, नॉर्थ के अंदर कश्मीर तक इसका स्प्रेड था, जहाँ पे पालगम के पास में साइट मिली है, और नॉर्थ ईस्ट में कौन सा, नॉर्थ वेस्ट में क्या था, पाकिस्तान में सोन रिवर की जो वैली है वहां पे है, ठीक है। फिर है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और कोटा में इसकी साइट्स मिलती है, चित्तौड़गढ़ और कोटा, मतलब राजस्थान में भी ये काफी अच्छे से फैली हुई थी। फिर है कच्छ गुजरात में कुछ चॉपर्स और ए भी मिलते हैं, एक्सेस, कच्छ गुजरात में भी स्प्रेड हुई थी, ठीक है। उसके बाद है
भीमबेटका, ठीक है ना। भीमबेटका कहाँ पे है? भोपाल में है। भीमबेटका के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मेगालिथिक थी, कुछ कुछ बोलते हैं न्यूलिथिक थी, कुछ कुछ बोलते हैं पैलियोलिथिक, पर अभी फिलहाल जो डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि ये पैलियोलिथिक साइट थी, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र में कौन सी तापी, गोदावरी और कृष्णा रिवर के आजू बाजू में कुछ कुछ सिटीज थी, वहां पे साइट्स मिली है, जैसे नेवासा, चिकरापुर और कोरेगांव। इन तीनों चीजों पे पैलियोलिथिक साइट्स मिली है काफी ज्यादा हद तक। फिर वही ईस्ट इंडिया में कहां कहां पे मिली हुई है साइट्स इनकी? सबसे पहला है महानदी भीतरनी रिवर के आजू बाजू जो एरिया है। महानदी रिवर पता है आपको, ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, ठीक है ना। कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया में? सबसे पहला तो है इंडस रिवर का बेसिन है, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। हिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे सबसे ऊपर का रिवर है इंडस है ना, इंडस के नीचे का रिवर बेसिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? गंगा रिवर का। गंगा की जो सबसे बड़ी उपनदी है वो कौन सी है? यमुना, ठीक है। उसके नीचे फिर कौन सी रिवर का बेसिन आता है? फिर पेनिसुलर रिवर है। पेनिसुलर रिवर में कौन सी है अलग अलग? ईस्टर्न और वेस्टर्न, मतलब ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, है ना। वेस्ट फ्लोइंग तो अलग अलग है, साबरमती, तापी, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग है, और ईस्ट फ्लोइंग है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, और फिर ये महानदी, है ना। ये सारी अलग अलग है जो ईस्ट फ्लोइंग है। तो ये हो गई ईस्ट फ्लोइंग में महानदी रिवर की उपनदी है भीतरनी, ठीक है ना। उसका जो भी बेसिन है उस बेसिन को लग के है सिंहभूम का एरिया। तो यहाँ पे भी है पैलियोलिथिक साइट पाई जाती है, ठीक है ना, ध्यान में रहेगा। पैलियोलिथिक साइट फिर है, और वही एरिया जो भी झारखंड का एरिया होगा उसी पे है छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पे भी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, और बेलन वैली में भी इसके अलग अलग ये पाए जाते हैं। बेलन कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है, ध्यान में रखना। छोटा नागपुर, कुर्नूल, बेलन और सायगांव, सांगांव ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इस अलग अलग जगह पे इनके चीजें जो एविडेंसेस है वो पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में बागौर, है ना। बागौर में ट्रायंगुलर कौन ऐसे मिला है, वो बोलते हैं कि फीमेल डीटी थी कोई, तो भी फीमेल फर्टिलिटी के लिए उसको यूज करते थे। एक इंडिकेशन है, मतलब रिलीजियस थॉट्स का यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारी है साइट्स है कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले कहाँ पे मिला था इसका? कश्मीर में, फिर पाकिस्तान में सोहन वैली के पास में, फिर राजस्थान में मिला है कच्छ, फिर कच्छ गुजरात में, फिर भीमबेटका के मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3-4 जगह है, कौन सी? नेवासा, कोरेगांव और चिकरापुर, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र की थी। उसके बाद ईस्ट में जो महानदी और भितरनी रिवर है उसके आजू बाजू का जो सोंगम का एरिया है वहां पे, और छोटा नागपुर प्लेटू में। फिर पाकिस्तान के कुछ एरिया में ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे इसकी साइट मिली हुई है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बागौर में जो एमपी है, एमपी में जो बागौर है वहां पे फीमेल फर्टिलिटी का इंडिकेटर करके पत्थर मिला हुआ है ट्रायंगुलर, ठीक है ना, जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि ये लोग रिलीजियस बिलीफ भी रखते थे, है ना, कुछ ना कुछ गॉड में बिलीफ भी रखते थे ये लोग, ऐसे हमें इससे पता चलता है। तो बेसिकली हमने देखे कि कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है और ह्यूमंस के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबको क्लियर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? चलो लिख लिया सबने साइट्स के नाम। ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है उठा के, पिछले 1-2 साल से पूछ रहा है, बेसिक पता होना चाहिए मुझे, ठीक है ना, ताकि अगर आ गया तो छूटे नहीं बस हमसे। अगला है मिजोलिथिक एज। 8000 के बाद वाला जो पीरियड रहेगा उसको बोलते हैं मिजोलिथिक एज। ये क्यों अटक गया है? मिजोलिथिक एज देखना, इंडियन सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था, है ना, जो मैन एकदम अनसिविलाइज था, जिसको कुछ समझ नहीं थी, है ना, जो एनिमल्स के जैसा था, है ना, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बेसिकली वो पैलियोलिथिक से लेके न्यूलिथिक में हुआ है। मतलब जो पैलियोलिथिक का मैन था उसको कुछ भी नहीं आता था, और जो न्यूलिथिक का मैन था वो बहुत सोचने वाला आदमी था, ठीक है ना, होमोसेपियन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, एक थिंकिंग डेवलप कर ली थी उसने, और टेक्नोलॉजी का यूज करना वहां से उसने शुरू किया था। तो जो पैलियोलिथिक मैन है और जो न्यूलिथिक का मैन है उसको कनेक्ट करने वाला जो फेज है उसको बोलते हैं मिजोलिथिक। मतलब जो भी डेवलपमेंट्स आगे होने वाली थी उन डेवलपमेंट का जो बेसिस है वो बेसिस कहाँ पे मिलता है हमें? मिजोलिथिक एरा में मिलता है। समझ में आया? ठीक है ना, इसलिए मिजोलिथिक का क्या बोलते हैं? ब्रिज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ठीक है। कहां से कहां तक था ये? 8000 से 4000, डाल दो हेडिंग मिजोलिथिक एज, 8000 से 4000 बीसी तक, ठीक है ना। इसमें कैसे थे? बहुत ही छोटे छोटे पत्थर यूज करते थे लोग, माइक्रोलिथ, जिसको क्या बोलते हैं? यूज ऑफ माइक्रोलिथ,
कौन से थे इसमें, कौन से टूल्स यूज करते थे ये लोग? क्रैपर्स, नाइफ एंड ब्लेड्स, है ना, पत्थरों को नुकीले करके ये लोग यूज करने की कोशिश करते थे, है ना। किसके लिए यूज करते थे? सोफिस्टिकेशन इन हंटिंग एंड हंटिंग टेक्निक। जो भी अब ये लोग प्राणियों को मारते थे हंटिंग करने के लिए, उसको और आसानी हो इसलिए ये लोग ये टूल यूज करने शुरू किए थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आना शुरू हो गया था, बरियल्स। बरियल्स पता है क्या होता है? दफनाने वाली जो भी चीज, यहाँ पे लोगों को दफनाते हैं मरने के बाद में, तो यहाँ से बरियल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ हुआ इसी से ये लोग, मतलब बरियल्स मतलब कोई भी ह्यूमन बींग जब कहीं वैसे डेथ हो जाती होगी, उसको एकदम आसानी से अच्छे तरीके से बरियल करके रखना, उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ आर्ट बनाना, ये सब कुछ यहाँ से डेवलप हुआ था, शुरू होना इसी से, मतलब फिर आगे जाके कल्चर का एवोल्यूशन हुआ था इसी फॉर्म्स के बरियल से। इंडियन बरियल्स में जो कल्चर का बेसिस है आर्ट का, आर्ट फॉर्म्स का, वो हमें इंडिया की बरियल्स में पाया जाता है, एंशियंट टाइम्स के बरियर्स में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इस फेजिस की टाइम है, देखो ये भीमबेटका जो केव है, भीमबेटका की रॉक पेंटिंग है, पैलेयोलिथिक टाइम से मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में ये डेवलप होती चली गई थी। भीमबेटका की पेंटिंग को देखेंगे हम लोग आगे कैसी है, क्या है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। अब देखना ये जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स को नोट डाउन कर लो। भीमबेटका, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, ये पेंटिंग्स पाई गई है, इंपॉर्टेंट है। और इस पेंटिंग्स के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है उस टाइम के। सबसे पहला है सेक्सुअल यूनियन, फिर है बर्थ, चाइल्ड रियरिंग और बरियल्स, इन सबका उस पेंटिंग पे मेंशन किया गया है, ठीक है। जब वो इस चीजों को मेंशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी रही होगी, क्या क्या वो लोग यूज करते थे एग्जैक्टली इस बारे में हमें वहां से पता चलता है, ठीक है। फिर है मिजोलिथिक एज। हाँ हाँ, क्या? चाइल्ड रियरिंग, बच्चों को बड़ा करना, है? पाल पालना बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं हम लोग, पालते कैसे हैं, बच्चों की ग्रोथ कैसे होती है बेसिकली, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। फिर कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है? राजस्थान में है बागोर, ये इंडिया की सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट है। बागोर जिले में कहां पे मिली है? तिवारा, तिलवारा, बागोर जिले में तिलवारा में मिली है ये सबसे बड़ी साइट। फिर है गुजरात में लानगंज, गुजरात में लानगंज। यूपी में दो साइट्स मिली है इसकी, तरई, नहर राय एंड महदा। साइट्स को नोट डाउन करना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है इसमें से। मतलब बहुत सी साइट्स है पर कुछ कुछ है जो हमें पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो। भीमबेटका और आजमगढ़ यूपी के अंदर। अब आप देख रहे हो कि भीमबेटका सब में कॉमन है, तो जो चीजें कॉमन होती है उस पर कभी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है ना। पुणे और धुले में जो कोकन का कोस्टल एरिया है वहां पे भी हमें मिजोलिथिक साइट्स अलग अलग से मिलती है। फिर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, मयूरभंज और कंजर, उड़ीसा के रीजन है ये, ईस्टर्न इंडिया के। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल और तमिलनाडु का तिरुवेन्नेल्ली, तिरुवेन्नेल्ली। इन सब जगह पे ये साइट्स पाई गई है। हो गया। जो न्यूलिथिक एज, इसे लिख लो, हेडिंग डाल दो न्यूलिथिक एज।
देखो, जो भी हमारी सोसाइटी फॉर्मेशन होना शुरू हुई, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप होने से पहले उसका जो बेसिस था, जो डेवलप होना शुरू हुआ, मतलब जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बनना वहीं से शुरू हुई। कहाँ से? न्योलिथिक एज से। मतलब जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, जितनी भी चीजें बड़ी होनी, बाद में उसका फायदा जिन जिन जैसे ह्यूमन बींग ने उठाया था, वो सारी चीजें कहाँ पे डेवलप हुई थी? न्योलिथिक एज में। इसीलिए उसको बोलते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, एज ऑफ रिवोल्यूशन न्यूलिथिक, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ था? बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जिस एनिमल को, जिस प्राणियों को ह्यूमन अभी तक हॉन्टिंग करके मार के खाता था, अभी उनको खुद के साथ में रह के पाल पोस के वो बड़ा करने लग गया। थिंकिंग देखो कहाँ तक है। पहले क्या था? एक को मार के खा लिया, मतलब उसकी पॉपुलेशन कम होती चली गई। अब क्या हो रहा है ना, एक से रिप्रोड्यूस करके दो कर रहा है, दो से तीन कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब उसकी थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होने लग गई है, ह्यूमन बींग की सोचने की क्षमता विकसित होने लग गई है उनकी। ठीक है ना? अब धीरे धीरे क्या करने लग गए? बेसिक कल्टिवेशन, है ना? मतलब जैसे ही डोमेस्टिकेशन किया, डोमेस्टिकेशन के बाद से वो लोग फिर एग्रीकल्चर पे होना शुरू किया उसने। और एग्रीकल्चर का एविडेंस सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? न्योलिथिक साइट से। मेहगढ़ से, मेहगढ़ नाम की साइट है, उसको देखेंगे हम आगे। वहां से हमें सबसे पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है, और उनमें से सबसे पहले क्या मिलता है? राइस का। ठीक है, फिर है, लिख लो वहां पे, न्योलिथिक एज मार्क द बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। पहला था पॉइंट था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। उसके बाद है एग्रीकल्चर या फिर बेसिक कल्टीवेशन। और जो हाउसेस कंस्ट्रक्ट थे, पहले कैसे थे? केव्स में रहते थे आदमी, अभी यहाँ पे उन्होंने हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था, है ना? कैसे भी होंगे, मतलब इतने कंक्रीट नहीं होंगे, पर बेसिकली किसी ना किसी पत्तों से, झाड़ियों से मिलके वो लोग ऐसे फेयर टाइप में हाउसेस बनाना शुरू किए थे। तो ये बेसिकली चार फीचर है यहाँ के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन का शुरू हुआ, फिर है एग्रीकल्चर फॉर्मेशन का शुरू हुआ, फिर हाउसेस को बनाना उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, मतलब और जैसे ही एग्रीकल्चर करना शुरू करोगे, तो आपका जो पहले वंडरिंग लाइफ था, जो अनसेटल्ड लाइफ था, वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो गया। और जैसे ह्यूमन बींग सेटल होना शुरू हो गई, वहां से अलग अलग सिविलाइजेशन बनना फॉर्म हो गई। सिविलाइजेशन कहाँ से बनती है? जब ह्यूमन बींग का ग्रुप होता है इकट्ठा होकर ना, ग्रुप से बन के कोई भी सिविलाइजेशन बनती है, किसी एरिया से मिलके। ठीक है, तो जैसे जैसे लोग सेटल होते चले गए, उनका एरिया पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। ठीक है, और ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट वहां से होना शुरू हुआ। ठीक है, अब ह्यूमन, जो मैन था, वो काम जब जहां से फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया था, है ना? मतलब अलग अलग चीजें वो रिप्रोड्यूस कर रहा था, प्रोडक्शन वहां पे बढ़ा रहा था अपना अपना। तो इसी से क्या हुआ ना, फिर व्हील का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, जहां तक देखो, सबसे पहली बात, आप अगर स्टेबल नहीं हो लाइफ के अंदर, तो आप सोच सकते हो क्या? कुछ नहीं सोच सकते ना। कुछ अगर स्टेबिलिटी है तो कुछ सोच नहीं सकते फ्यूचर के बारे में। जैसे ही आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, आप कुछ ना कुछ बेटर चीजों को करने के लिए कोशिश करोगे। ठीक है ना? यही होती है चीजें, मतलब फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे ह्यूमन बींग सेटल होने शुरू हो गए, उन्होंने नई नई चीजों को इजाद करना शुरू किया। ठीक है, वो एग्रीकल्चर करने लग गए। अब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, उसको सोचते सोचते उन्होंने फिर व्हील का नया एक कंसेप्ट लाया था। व्हील पता है ना आपको? उस व्हील व्हील को बोलते हैं सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी चीज बोलते हैं वहाँ उस टाइम के। इस पे व्हील व्हील के इवोल्यूशन से क्या हुआ? जो एग्रीकल्चर था, उससे उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया एग्रीकल्चर का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया वहां से। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ठीक है, तो व्हील का एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। व्हील से फिर वो पॉटरी वगैरह भी बनाते थे। ठीक है ना? तो व्हील का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने न्यूलिथिक साइट में और ह्यूमन ह्यूमन बींग के इवोल्यूशन में। व्हील्स का उन्होंने बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था न्यूलिथिक साइट में। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, डॉकयार्ड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे और अलग अलग ट्रेड के फॉर्म में भी यूज किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एग्रीकल्चर को और बेटर बनाने के लिए व्हील्स का यूज किया गया था न्यूलिथिक साइट में। ठीक है, कुछ कुछ न्यूलिथिक साइट्स है जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट पाई गई है, जैसे मेहगढ़ की है। मेहगढ़ जो है सबसे पहली प्रिमिटिव साइट है न्यूलिथिक एज की, जहाँ पे काफी हद तक डेवलपमेंट पाई जाती है, और सबसे बड़ी साइट में से एक है मेहगढ़ साइट। अब इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स कौन कौन सी है? बुरजाहोम। बुरजाहोम कहाँ पे? कश्मीर के अंदर। ठीक है ना? चिरान बिहार के अंदर है। गारो हिल्स मेघालय। कर्नाटका की जो साइट्स है, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेक्काल, सांगा कुल्लू, टी नरसीपुर, इन सबको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रियामपल्ली,
कुटनूर एंड हाल, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये स्वात वैली पता है कहाँ पे? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान के अंदर है ना, स्वात वैली। गल्ली का है सरायकोला। हो गई लिखते सबका हुआ। क्लियर है सबको? स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो न्यूलिथिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, हम बेसिकली देखते हैं न्यूलिथिक, न्यूलिथिक के बाद से ही फिर हड़प्पन एज होना शुरू हो गया था। ठीक है ना? तो न्यूलिथिक के बाद में ऐसी कैसी कौन सी डेवलपमेंट हुई जिनकी वजह से अर्बनाइजेशन होते गया और हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म होते गया? क्योंकि जो टाइम पीरियड है, जैसे बेसिकली जो न्यूलिथिक फेज है वो कहाँ से कहाँ तक था, हमने देखा था। मेसोलिथिक कहाँ से कहाँ तक देखा हमने? 8000 से 6000 तक। 6000 से 4000 के टाइम बीच का जो टाइम पीरियड था वहां तक था न्यूलिथिक। और न्यूलिथिक के बाद में 4000 से फिर 3500 के बाद में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है? तो जो टाइम पीरियड था न्यूलिथिक के बीच का और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच का, वो ह्यूमन बीइंग ने अपने इवोल्यूशन पे दिया। ठीक है? जैसे जैसे सिविलाइजेशन इकट्ठा होते गए, लोग इकट्ठा होते गए अलग अलग टाइम से, और इससे मिल गया अलग अलग बन गया फिर सिविलाइजेशन। ठीक है? और उसी का फॉर्म होकर भी बना हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेसिकली चीजें ध्यान में इतनी रखनी है। देखो, सिविलाइजेशन कब बनेगा, ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कब करेंगे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी बड़ी होने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ठीक है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था? एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। ठीक है? ये भी एक चीज हो सकती है। एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन है, ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सरप्लस चाहिए। जितना आप कमा रहे हो, अगर उतना खा रहे हो तो फिर बचाओगे क्या? ठीक है ना? और जो अपनी सिविलाइजेशन थी, कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पे जो प्रोडक्शन था, कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सरप्लस होने लग गया था। ठीक है ना? मतलब जो साइट्स थी, जो न्योलिथिक साइट थी, न्योलिथिक के बाद में जितनी भी साइट्स डेवलप होती चली गई, ठीक है ना, वहां पे प्रोडक्शन उतना बड़ा नहीं था। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे एक ऐसा फेज आया जिस फेज के टाइम पे लोगों का जो प्रोडक्शन था अपनी जमीन, उसमें प्रोडक्शन अपने आप बढ़ते चले गया। इसीलिए हड़प्पन जो भी सिविलाइजेशन है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो प्री मैच्योर एज थी, मैच्योर एज, और फिर मोस्ट मैच्योर एज। ठीक है ना? यहाँ पे जैसे फॉर्मेशन होता चला गया, सबसे पहले बहुत कमजोर थी, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन होते गया, वैसे ही ये सिविलाइजेशन फ्लरिश करती चली गई। ठीक है ना? जो भी अनअर्बन थी वो अर्बन होती चली गई। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? सरप्लस, सरप्लस प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर। जितना ज्यादा इनका प्रोडक्शन होता चला गया, बढ़ते चले गया, उतना ही ये लोग फिर ट्रेड करते चले गए। ट्रेड से फिर इनका इन्वेस्टमेंट होता चला गया और इनकी इकोनॉमी और बढ़ती चली गई। ठीक है? साथ ही साथ उन्होंने कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू कर दी थी, जैसे क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन, आर्ट्स का प्रोडक्शन, ग्राफ्ट्स का प्रोडक्शन। ठीक है? तो ये सारी सारी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी एग्रीकल्चर के साथ में शुरू करने की वजह से इनका जो प्रोडक्शन था और अलग अलग सिविलाइजेशन थी, स्प्रेड होते चली गई थी। ठीक है? हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ना, जैसे देखो आप बोलते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अचानक से फॉर्म नहीं हुआ था। ठीक है? कुछ कुछ ऐसी साइट्स हमें मिलती है जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है न्यूलिथिक से हड़प्पन के एज में। तो ऐसी कौन कौन सी साइट्स है? ये है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर न्यूलिथिक टू प्री हड़प्पन एज कैन बी सीन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मेनली इन द, हाँ हाँ, मेनली इन द, कौन सी है? मेहगढ़। ये साइट्स को लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी साइट्स है जो रिफ्लेक्ट करती है न्यूलिथिक का ट्रांसफॉर्मेशन प्री हड़प्पन में कैसे हुआ था? वो कौन सी? सबसे पहले मेहगढ़, तिरक, नौसेरा, हड़प्पा और गनवरी वाला, या फिर कालीबंगन। या फिर कालीबंगन।
जैसे मैंने बताया था ना कि व्हील का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, व्हील से लोग पॉटरी बनाते थे, पॉटरी बताया ना, जो मटके का भांडा होता है, राउंड राउंड होता है, पॉटरी कुछ ना कुछ रखने के लिए ये लोग बनाते थे। ठीक है, तो जो पॉटरी हमें जिस भी एरा से मिलती है, उस एरा से पता चलता है कि उसके टाइम पे कैसे कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइन हुआ था। जैसे अगर बहुत ही काले बर्तन है तो हो गए हड़प्पा के टाइम के, रेडिश है तो वो उसका फिर जैसे वो जिस कलर के होंगे उस कलर के हिसाब से वो कौन से एरा के थे ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली जो भी टाइम पीरियड में मिलता है फिर उसके हिसाब से हम लोग वो टाइम पीरियड को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा टाइम पीरियड रहा होगा। ठीक है, इसीलिए पोर्ट्री जो भी बनाई गई थी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिविलाइजेशन को समझने के लिए। ठीक है ना। तो जो भी डिशेस है, मतलब जो भी पोट्री है जो न्यूलिथिक टाइम पे पाई गई और जो भी हड़प्पन टाइम पे पाई गई मैच हुई है, ऐसी कोई कहाँ कहाँ पे पाई गई है, और कोट दीजी और हड़प्पा के इसमें। ठीक है, दो साइट है जहां से पोट्री मैच होती है, न्यूलिथिक की भी और हड़प्पा की भी, कोट दीजी और हड़प्पा। ठीक है, तो जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती चली गई न्यूलिथिक से आगे, उनका अर्बनाइजेशन होते गया। ये कहाँ से पता चलता है, क्योंकि लोगों का जो आवाजाही थी है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से ये लोग कनेक्ट होते चले गए। इसी से पता चलता है कि ये लोग ट्रेड करने लग गए थे, उनकी सिविलाइजेशन स्प्रेड होने लग गई थी, बढ़ने लग गई थी। समझ में आ रहा है। यहाँ से ही फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनका हड़प्पा से वहां पे, न्यूलिथिक से हड़प्पा में। और सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी मेहगढ़। मेहगढ़ के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको नोट डाउन कर लेना। मेहगढ़ जो भी न्यूलिथिक की सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी थी, मेहगढ़। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कुछ बरियर्स मिले हैं, कुछ ना कुछ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं। कौन कौन से हैं, डियर, गोट, शीप और कैटल। इसका मतलब है यहाँ के लोग जो रहते थे वो इन सब चीजों का यूज करते थे, इन सब एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेशन किया था। डियर, गोट, शीप और कैटल। जो मैंने बोला था ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन्होंने किया था, पशुपालन यहाँ से शुरू किया था, इसके एविडेंसेस बेसिकली सबसे पहले मेहगढ़ साइट में ही मिले हुए हैं। ठीक है, और किस टाइम पीरियड का है, नियर अबाउट फिक्स अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 6000 BC की ये साइट है। उस टाइम पीरियड में ये साइट डेवलप हुई थी, 6000 BC की। ठीक है, और वहीं से फिर कहीं कहीं कुछ कुछ साइट्स पे हम लोग देखते हैं कि वहीं से फिर 5000 के बाद में कैलकोलिथिक एरा शुरू हो गई थी। वही अगर जो बेसिक क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पे हमें कैलकोलिथिक एरा जो है वो 3000 के बाद में दिखी है। ठीक है, इसलिए हम उसको ब्रॉन्ज के बाद में रखते हैं, मतलब हड़प्पा के बाद में रखते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पे भीमबेटका केव। ठीक है ना, तो ऊपर भीमबेटका थी, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए। कहाँ पे भीमबेटका, भोपाल, भोपाल के पास में है, मध्य प्रदेश में। उसमें 600 से 400 तक कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनाई गई है भीमबेटका केव्स में। किन किन चीजों पे फोकस करती है वो पेंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल पे, ह्यूमन बींग की जो लाइफस्टाइल है वहां पे, फूड हैबिट्स, क्या लोग खाते थे क्या नहीं खाते थे उस पे, फिर है सोशल हैबिटेट्स, उनका सोशल बिहेवियर एक दूसरे से कैसा था, हवाजारी कैसी थी, वो सबको डिस्कस उन पेंटिंग्स में किया गया है। और ये सारी पेंटिंग तब बनाई गई है जब इंसान मतलब पढ़ता लिखता नहीं था, है ना, उस टाइम भी उन्होंने ऐसी सोच विकसित कर ली थी। ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो पेंटिंग है भीमबेटका की, नियर अबाउट 7 पीरियड्स में डेवलप होती चली गई, है ना। उसमें से जो स्टार्टिंग के है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये तो है, उसके बाद में भी कैलकोलिथिक, आयरन एज, इन सब अलग अलग फेजेस में नियर अबाउट 7 फेजेस में भी पेंटिंग जो है वो डेवलप होती चली गई। इसलिए हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि पैलियोलिथिक में हुई है या फिर न्यूलिथिक में हुई है। ठीक है ना, 7 फेजेस में ये पेंटिंग डेवलप होती चली गई है भीमबेटका की। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पे कौन से एनिमल्स मेंशन किए गए इस पेंटिंग में। सबसे पहला है चीतल, लियोपर्ड, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, डियर, लिख लेना बस, पूछ लिया कभी कभी तो पता होना चाहिए।
ठीक है, कुछ ना कुछ एनिमल्स है। उसके बाद में उन्हें ह्यूमन डेफिकेशन मतलब ह्यूमन बींग को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना कि ह्यूमन बींग का जो इमोशन है वो इमोशन हमें दिखता है कहाँ से, भीमबेटका केव्स से, क्योंकि जो पेंटिंग उन्होंने ह्यूमन बींग की बनाई हुई है उसमें उन्होंने जो ह्यूमन इमोशंस का एस्पेक्ट है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। इन्होंने दिखाया है कि जब वो पेंटिंग करके मतलब हंटिंग करके आते थे, जब वो एनिमल्स को मार के आते थे, तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाया उन्होंने। ऐसे कुछ ना कुछ उसकी पेंटिंग में दिखा हुआ है। मतलब दिखाते हैं कि जब वो एनिमल्स को मारते थे उसके बाद उनको खुद को बहुत बुरा लगता था और उनके सर्वाइवल के लिए उनको उनको मारना पड़ता था। मतलब यहाँ से पता चलता है कि ह्यूमन जो इमोशन है वो डेवलप होना शुरू हो गया था उनका। ठीक है, मतलब जो इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है इसको इमोशंस की समझ आना शुरू हो गई थी उसके टाइम से। ठीक है ना, तो ये आप लोग आंसर में कोट कर सकते हो कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग वहां से रिप्रेजेंट होना शुरू हो गया था। ठीक है, इमोशंस का फॉर्मेशन। कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में भी लिखा गया है, जैसे कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स, नेकलेस वगैरह, बैंगल्स, जो भी पेंटिंग उन्होंने बनाई है। वुमेन्स के हाथ में बैंगल्स है, नेकलेस है, इसका मतलब है कल्चर जो आर्ट फॉर्म्स जो है मतलब क्राफ्ट जितने भी है वो वहां पे डेवलप होना शुरू हो गए थे। अम्बेडकर की पेंटिंग से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने इंपॉर्टेंट चीजें वहां की। ठीक है, फिर है बची कुछ जितने प्री हिस्टोरिक कुछ कुछ केव्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है इसको नोट डाउन कर लो। रिमेनिंग प्री हिस्टोरिक केव्स न्यूज में रहती है, अगर आ गई एग्जाम में तो आ भी सकती है। आंध्र प्रदेश का पिलीखाल और कर्नाटका का तेलकोट्टा, टेक्कलकोटा, टेक्कलकोटा। उत्तराखंड का लखुदियार। मध्य प्रदेश का छत्तन। अब ये जो है ना देखो, पेट्रोग्लिम्स और पेट्रोग्राफ, ये क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जैसे ये रूम इतना बड़ा पत्थर हो गया, उस पर कुछ ना कुछ कलाकृति करके मिल गई है। ठीक है ना, पेट्रोग्लिम्स बहुत ही बड़े पत्थर होते हैं वहां पे, ये सब चीजें। और वो सब कहाँ से होंगे, लोअर पैलेलिथिक से होंगे वो। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े पत्थर। ठीक है, एडिकॉल, अम्बिगुती एंड वयनाड। वयनाड से थे। वयनाड कहाँ पे, केरल में, केरला में है वयनाड। वयनाड टाइगर रिजर्व भी है ना, वयनाड टाइगर रिजर्व केरल में आता है। एनवायरमेंट पढ़ रहे हो कि नहीं आप लोग, एनवायरमेंट पढ़ना, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें प्लीज में। एनवायरमेंट को मत, कोई पढ़ाने वाला है एनवायरमेंट यहाँ पे, आने वाला है कोई क्या? अच्छा अच्छा, एनवायरमेंट का होना चाहिए लेक्चर, होगा शायद बाद में। इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिलिम्स के लिए, 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। करके जाना, इन्होंने को छोड़ना मत। अभी से करके रख दो, टाइम है तो एक दो घंटे पढ़ते रहो। कौन सी बुक रेफर कर रहे हो उसके लिए? हाँ, शंकर आयस की बुक रेफर कर लेना, सफिशियंट है वो एनवायरमेंट की। लिख लिया सबने ये, साइट्स अलग अलग हो गई सबकी। फिर है मेगालिथिक पीरियड। जो हड़प्पा सोसाइटी का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था हड़प्पा के बाद में, जैसे ही हड़प्पा सोसाइटी फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, वहां से फिर बड़े बड़े पत्थर के साइट्स हमें मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है ना, एक इंडिकेशन है कि कोई कोई बोलता है कि जो सिविलाइजेशन है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कहाँ ना कहाँ मतलब विलुप्त हो गई है, इसी के बाद से फिर मेगालिथिक का होना शुरू हो गया था। या फिर कुछ कुछ लोगों की थिंकिंग इसके पीछे ये है, कुछ ना कुछ नेशनल मतलब नेचुरल हजार्ड आने की वजह से पूरा के पूरा सिविलाइजेशन खराब हो गया, और फिर वो लोग फिर से शुरू से कुछ ना कुछ करना शुरू किए। इसीलिए मेगालिथिक मतलब बाद में हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद में भी कुछ ना कुछ मेगालिथिक के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो निकलोट कर लो मेगालिथिक बरियर्स, फिर मेगालिथिक साइट्स लिख लो। कौन सी सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट इन यहाँ पे पेनिसुलर इंडिया मतलब जो मेनलैंड इंडिया है वहां पे ये लोग मिलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला है जूना पानी इन नागपुर। है क्या कहीं पे जूना पानी साइट है?
नागपुर के अंदर बोल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कहाँ पे। जूना पानी साइट है, मेगालिथिक साइट है नागपुर के अंदर। अगला है मस्की। मस्की कहाँ पे है? ओडिशा में है मस्की। फिर है नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश। फिर है आदि चिल्लुनार, तमिलनाडु के अंदर। रिसेंटली मेघालय के अंदर एक साइट मिली हुई है, उसका नाम है री भोई एरिया। ये एरिया मतलब 1200 BC, मतलब जब हड़प्पन डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, अपने एकदम पीक पे था, उस टाइम की साइट है ये। और एक मेगालिथिक कल्चर है, मतलब हड़प्पा के टाइम पे भी मेगालिथिक कल्चर एग्जिस्ट करता था कुछ कुछ जगह पे। है ना? ये कुछ साइट है, पय्यमपल्ली और चंपालक्ष्मी। यहाँ पे जो मेगालिथिक साइट्स मिली है, यहाँ पे जो संगम एज था ना, संगम एज की बिगिनिंग भी यहाँ से रिप्रेजेंट होती है। दो साइट से बेसिकली इंपॉर्टेंट है, पय्यमपल्ली की और चंपालक्ष्मी की। और ऑब्वियसली दोनों कहाँ पे होगी? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो क्लियर है सबको? स्टोरेज किस तरीके डेवलप होते चला गया, लिख लिया सबने इसको? ठीक है, अभी हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको पता है इसके अलग अलग नाम है? क्या है? हेडिंग डाल दो, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसको और बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और एक इसका नाम है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। कोई भी आ सकता है, पूछ सकता है, पता होना चाहिए, बस सबके नाम एक ही है। टाइम पीरियड कहां से कहां तक था? 3500 से लेके 1500 BC तक का। देखो, जो भी स्टोन एज था उसके टाइम पे जो इनकी इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए इनकी सोसाइटी उस लेवल पे डेवलप होना शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जस्ट एग्रीकल्चर करना शुरू किया था, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना इन्होंने जस्ट शुरू किया था। ठीक है, वो अपने पीक पे नहीं पहुंचे थे। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट कमाने में टाइम लगता है ना, 5-10 साल 10 साल। और इसी को मतलब ये तो मतलब बिगिनिंग थी, ह्यूमन इवोल्यूशन की बिगिनिंग थी। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना ये बहुत डिफिकल्ट टाइम था, और फिर भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी कुछ कर करके अपना डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो जो भी डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी न्यूलिथिक टाइम पे, उसका एक पीक जो है हमें वो हड़प्पन साइट हड़प्पन टाइम पीरियड पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, मतलब जो अर्बनाइजेशन का फेज शुरू हुआ था, वो एकदम पीक पे कब पहुंचा, अपने एज पे कब पहुंचा? हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज था वहां पे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली, उसके समझने के हिसाब से हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है अर्ली फेज, फिर मैच्योर फेज, और फिर लेटर फेज। अर्ली फेज कहां से कहां तक का है? 3500 से लेके 2600 का। मैच्योर फेज है 2600 से लेके 1900, और तीसरा है लेटर फेज का 1900 से लेके 1500 तक का।
ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट थी नियोलिथिक में से फिर कहाँ पे हुई, हड़प्पन में, वही जो ये था अर्ली फेज का। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव था, मतलब उतना डेवलप नहीं था, इतना प्रोडक्शन उनका ज्यादा नहीं होता था। ठीक है, तो जो मैच्योर फेज है यहाँ पे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि उनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड होना शुरू हो गया था। फिर वहां पे बोलते हैं लेटर हड़प्पन साइट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी उनका पीक था, जितना भी उनका रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन उनका बड़ा था, वो फिर धीरे धीरे घटने लग गया। उसके पीछे कुछ बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, पर ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें उसको हम अच्छे से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली, मैच्योर और लेटर फेज। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते हुए इसको बेसिकली हड़प्पन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जब जब इसको पता चला था, मतलब कहाँ पे है साइट पता चली, कि सबसे पहले जो साइट मिली थी कौन सी थी, हड़प्पा थी। ठीक है ना, हड़प्पा साइट थी, इसीलिए किसने खोजा था उसे पता है, दयाराम साहनी ने खोजा था उसको। दयाराम साहनी ने उसको किसके गाइडेंस में खोजा था, चार्ल्स मेसन, लिख लो, हेडिंग डाल दिया, उसको फेजेस लिख लिया, अर्ली, मैच्योर और लेटर फेज। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चार्ल्स मेसन। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या पूछता है, ऑप्शन पे ये 4 नहीं रहेंगे, कभी एक ही रहेगा। ठीक है, चार्ल्स मेसन। ठीक है, उसी के सामने कॉमा करके लिख लो, अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, कॉमा करके दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, इन चारों के नाम लिख लेना। इन चारों का कंट्रीब्यूशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करने के अंदर। ठीक है ना, जॉन क्या लिखा सबसे पहला, चार्ल्स मेसन, दूसरा अलेक्जेंडर कनिंगम, तीसरा दयाराम साहनी, आखिरी जॉन मार्शल। ठीक है, तो हमने इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा है, जब इसका एक्सकैवेशन होना शुरू किया सबसे पहले हमें कौन सी साइट मिली थी, हड़प्पा मिली थी, इसलिए इसका नाम फिर बोल दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका नाम इंडस वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है सारी इंडस रिवर के बेसिन के आसपास ही ये विकसित हुई है। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई यहाँ पे कौन सा धातु यूज होता था, ब्रॉन्ज। इस टाइम पे आयरन के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, बाकी कॉपर के भी नहीं मिलते हैं, सबसे ज्यादा किसके मिलते हैं, ब्रॉन्ज के। और कॉपर के एविडेंसेस नहीं मिलते, इसका मतलब यहाँ पे कॉपर नहीं था, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर से ही तो बनता है। कॉपर को आप ब्रास के साथ मिक्स करते हो तो उसके बाद में ही हमें ब्रॉन्ज मिलता है। ठीक है ना, क्लियर है। और इसके टाइम पे कौन सी बड़ी बड़ी साइट्स है उनको नोट डाउन कर लो। सबसे पहली है मोहनजोदारो, हड़प्पा, बुनवेरी वाला, राखीगढ़ी और धोलावीरा। ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी साइट्स कौन सी है यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, राखीगढ़ी है, याद रखना राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, और ये जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो बेसिकली कहाँ पे है, सिंध प्रोविंस में है। पाकिस्तान के बेसिकली 5 प्रोविंस पड़ते आते हैं, कौन से, सबसे पहले तो पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा, फिर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और एक है जो अभी बना है वो बलूचिस्तान, और तीसरा है अभी जो सॉरी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा, हो गए 5। ठीक है, उसमें से जो सिंध प्रोविंस है वहां पे मिलती है मोहनजोदाड़ो, और जो पंजाब प्रोविंस है वहां पे मिलती है हड़प्पा। हाँ, नहीं मतलब पूरी जितनी भी हड़प्पन साइट्स मिलती है उन सब साइट्स में से सबसे बड़ी साइट्स कौन सी है, राखीगढ़ी। पाकिस्तान इंडिया की सबकी मिला के, पूरी हड़प्पन की मिला के सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। ठीक है, और जितनी भी साइट्स मिली है उसमें नियर अबाउट 944 साइट्स इंडिया के अंदर है
और 444 समथिंग 454 समथिंग वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ध्यान में रखना हमेशा, एक अंदर होना चाहिए, इंडिया के अंदर ज्यादा है। ठीक है, कुछ कुछ लोग अब इस पे डाउट रखते हैं कि इंडस वैली कहाँ पे डेवलप हुई थी। कोई कोई बोलता है अब इंडिया पाकिस्तान की डिबेट होना शुरू हो गई, कोई कोई बोलता है सिंधु रिवर के पहले वहां पर एस्टेब्लिश हुई थी, कोई कोई बोलता है कि जो इंडिया की है अपनी कौन सी सरस्वती रिवर सिंधु, बट हरियाणा, हरियाणा में जो घग्गर हाकड़ा जो रीजन था, घग्गर और हाकड़ा मतलब जो सिंधु के पास, सिंधु कहाँ पे है, इंडस वैली कहाँ से जाती है, पाकिस्तान से जाती है। ठीक है, और इंडिया में उसी टाइम पे ऐसे बोलते हैं, ऐसे हिस्टोरियंस बोलने की कोशिश करते हैं कि वहां पे घग्गड़ रिवर बहती थी, कहाँ से, गंगा के पैरेलली इधर वेस्ट में। ठीक है, उसी को नाम करते हैं हम लोग सरस्वती बोलते हैं उसको। ठीक है ना, उसी के वैली के आसपास सबसे पहले ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, ऐसा बहुत से हिस्टोरियंस का कहना है। ठीक है, पर अभी तक यहाँ पे डिबेट चल रही है कि कहाँ पे पहले हुई थी, यहाँ से हुई थी या फिर यहाँ से हुई थी। ठीक है, ये बेसिकली वहां पे डिबेट चल रही है इनके ओरिजिन को लेकर। और फिर अलग अलग फिलोसोफर्स है जो इसके बारे में अलग अलग बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या बोलने की कोशिश करते हैं कि ये इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले कौन थे, इसके अंदर अलग अलग डिबेट्स हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ के सबसे पहले रहने वाले थे, कुछ कुछ बोलते हैं कि आर्यन आए, आर्यन के वंशज थे, कुछ कुछ बोलते हैं कि जो वेस्ट के लोग थे, वेस्ट के लोग ही माइग्रेट करके यहाँ पे रहने के लिए आए थे। पर अभी फिलहाल जो बेसिकली वो थ्योरी है वो बोलती है कि जो है जो हड़प्पन थे उनका जो डीएनए है वो वेस्ट लोगों से मैच नहीं होता, मेसोपोटामिया के लोगों से मैच नहीं होता, इसलिए वो कहाँ के भी होंगे पर वो यूरोपियन से फिर वेस्ट तो थे ही नहीं। ये कंफर्म हो गया अभी, पिछले साल ये थ्योरी आई हुई है। ठीक है, इसलिए इनका ओरिजिन जो है वो अभी तक स्टेबल नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि इंडियन ओरिजिन के ही लोग थे, जो यहाँ के जो सबसे पहले रहने वाले थे वही थे, उन्होंने ही इतना मैच्योर जो फेस है वो खुद का डेवलप कर लिया था। ठीक है, इनके ओरिजिन के बारे में अलग अलग थ्योरी है। ठीक है ना, कुछ जो वेस्टर्न जैसे बोला ना इम्पीरियलिस्ट, जो इम्पेरियलिस्ट अप्रोच है उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न था, मेसोपोटामिया से कुछ लोग माइग्रेट करके यहाँ पे रहने के लिए आए और उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को स्प्रेड किया। ठीक है, उन्हीं की वजह से इनको इतना इतना मतलब अर्बनाइजेशन इनका पॉसिबल हो पाया। ठीक है, क्लियर है सबको। फिर है इंपॉर्टेंट प्री हड़प्पन साइट, मतलब जो हड़प्पा का जो अर्ली डेवलपिंग फेज था ना उसके टाइम की कौन कौन सी साइट्स है जो हमें एविडेंसेस देती है। सबसे पहला है आमरी, इंडस के वेस्टर्न बैंक पे है, ईस्ट और वेस्टर्न बैंक पे सबसे पहली है आमरी। यहाँ पे हमें वेराइटी ऑफ पॉटरी मिलती है, पॉटरी के अलग अलग टाइप्स हमें यहाँ से मिलते हैं। अगली है कोट दिजी, लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द इंडस, कोट दिजी। फिर है कालीबंगन, फिर है राखीगढ़ी जो हरियाणा में मिलती है हमें। ठीक है, ये अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट्स है, इसकी एक लिस्ट है मैं आपको भेज दूंगा बाद में, तो कौन सी आप देख लेना उसमें। ठीक है, हर एक का फीचर अलग अलग है, किस किस के लिए जानी जाती है, या फिर इसमें भी अलग अगर आगे होगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर है लिख लिया ये इंपॉर्टेंट कौन सी थी, कालीबंगन, कोट दीजिए, राखीगढ़ी और फिर बिराना। ठीक है, अब जो हिस्ट्री में सबसे बड़ी डिबेट है, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन करार दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत से इंडियन हिस्टोरियन जो नेशनलिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब जो इंडिया की जो फिलोसफी या फिर सिविलाइजेशन डेवलप होती चली गई उसमें अर्बनाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हड़प्पन में। सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन किसे बोलते हैं हम लोग, जो महाजनपद का टाइम पीरियड था उसको बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन वहां से भी होना शुरू किया था। ठीक है, अब क्या इसको अर्बनाइज सिविलाइजेशन बोलना सही रहेगा या गलत रहेगा, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जो गॉर्डन चाइल्ड है, जो एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, उन्होंने कुछ 10 पॉइंट दिए थे
जिनके बिहार पे हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी या नहीं थी, तो थी। किस तरीके से थी, सबसे पहला क्या पॉइंट है, साइज एंड डेंसिटी। देखो अर्बन एरिया का सबसे पहला इंडिकेटर क्या होता है ना, इसकी साइज होती है। साइज जब बहुत बड़ी हो और वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है कि वो अर्बन एरिया है। तो ये चीज फुलफिल करती है कौन सी, हड़प्पन साइट। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर होता है ट्रेड रिलेशन। ठीक है ना, आपका जो ट्रेड है, व्यापार है, वो अलग अलग चीजों से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे जैसे हड़प्पन का था, हड़प्पन लोग साउथ ईस्ट से भी ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया से भी करते थे, है ना, चीन से भी ट्रेड करते थे, अलग अलग लोगों से ये लोग ट्रेड करते थे। इसका मतलब है ये भी चीजें ये लोग फुलफिल करते हैं। ठीक है। अगला जो क्राइटेरिया था, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर के साथ साथ में ये लोग आर्ट और क्राफ्ट भी प्रोड्यूस करते थे, मतलब कुछ ना कुछ बैंगल्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ये सब कुछ भी ये लोग प्रोडक्शन करने का काम करते थे। इसका मतलब जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ये भी इन लोगों में पाई जाती थी। तो जो बेसिकली जो फीचर्स होते हैं किसी अर्बन एरिया के, वो सब सारे फीचर्स यहाँ पे लागू होते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू गॉर्डन चाइल्ड इसको हम लोग अर्बन फेज, अर्बनाइजेशन का पहला फेज भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। उसी के लिए और दूसरी चीज है कि अर्बनाइजेशन को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कुछ कुछ फैक्ट्स है जो होने बहुत जरूरी है। जैसे पहला है कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। इनका जो कल्चर है वो सिंगल फॉर्म को फॉलो नहीं करता, बहुत ही मल्टी कल्चरल है इनका, है ना, अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। उसका कॉम्प्लेक्शन उनका सीधी सीधी बातों में समझ में नहीं आता। फिर है फूड रिसोर्सेज बेस्ड। जो भी इनका फूड रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स था, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं थे, अलग अलग चीजों के ये लोग प्रोडक्शन करते थे। ठीक है ना, इसका जो फूड बास्केट है वो भी अलग अलग डाइवर्सिफाइड है। फिर दूसरी बात है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे पाया जाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सोसाइटी का जो डिवीजन है। सोसाइटी में डिवीजन कब आता है, किसी भी सोसाइटी के अंदर डिवीजन कब आता है, डिवीजन का कंसेप्ट कहाँ से आता है, जब वो सोसाइटी डेवलपिंग फॉर्म में आती है तभी तो होता है ना। तभी वो सोसाइटी डिवाइड होती है कि इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है ना। सोसाइटी को जब प्रॉफिट होना शुरू होता है, उसी के बिहाफ पे सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू होता है। ठीक है। तो सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो आना यहाँ पे शुरू हो गया था। इसका मतलब ये सोसाइटी डेवलपिंग फेज में थी, अर्बन फेज में थी, क्योंकि इनकी जो साइट्स पाई जाती है ना, जैसे कालीबंगन हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, यहाँ पे वो सिटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जो है वो बहुत ही ज्यादा प्लांट है, बहुत ही ज्यादा अर्बन एरिया की है, और दूसरी जो है वो अनप्लांट है, कंपेरेटिवली उससे उससे कम 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 प्लांट है। इसीलिए जो बोलते हैं कि जो वेरी अच्छे से प्लांट है वहां पे रूलिंग क्लास रहता था, और जो अनप्लांट है वहां पे रूल्ड क्लास रहता था। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि सोसाइटी में सर्टिफिकेशन था, इसलिए भी ये सोसाइटी जो थी वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, अर्बनाइज। समझ में आ रहा है आपको सबको? ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम इसको अर्बनाइज फेज में बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते। अगर बोल सकते हैं तो कौन से आर्ग्यूमेंट्स के बिहाफ पे हम लोग इसको अर्बनाइज बोलेंगे, या फिर नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है। क्लियर आया सबको? फिर है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी या नहीं थी, इसके इंडिकेटर्स कुछ कुछ है। जैसे हम क्या कहते हैं, ग्रीनरी बोलते हैं ना, ग्रीनरी, जहाँ पे धान्य स्टोर करके रखा जाता था, जहाँ पे फूड्स है, फूड ग्रेन्स है, उसको स्टोर करके रखा जाता था, उसको बोलते हैं ग्रीनरी। अब वो ग्रीनरी जो है वो अलग अलग टाइप्स की ग्रीनरी पाई जाती है। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं जो ग्रीनरीज है वो उस टाइम पे टैक्स का काम करती थी, मतलब लोगों से टैक्स कैसे फॉर्म में लिया जाता था, धान्य के नाम पे। समझ में आ रहा है? तो वो जो टैक्स सिस्टम है वो कहाँ से एस्टेब्लिश हुई थी, ग्रीनरी के फॉर्म में हुई थी। और उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर ऑब्वियसली है, अगर टैक्स सिस्टम है तो उसको कंट्रोल करने वाली कोई ना कोई तो यंत्रणा होगी जरूर, और अगर यंत्रणा होगी तो फिर उसके ऊपर रूलिंग क्लास भी होगा। ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है किसका, अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो कुछ कुछ लोगों का कहना है अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सबसे आखिरी इंडिकेटर है किसका, सिविलाइज सोसाइटी का या फिर अर्बनाइज सोसाइटी का। तो वो हड़प्पा के अंदर है, इसलिए भी हम उसको अर्बनाइज सोसाइटी बोल सकते हैं। ठीक है। क्लियर है सबको? फिर है डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी मतलब कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो थी ये अपने आप में डेवलप नहीं थी, ये मेसोपोटामियन घटकों का कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सपांशन हुआ था। इसी से रिफ्लेक्ट करती है कि अपने आप में डेवलप हुई इकोनॉमी नहीं है, ये मेसोपोटामिया से इंपोर्टेड है। समझ में आ रहा है? मतलब मेसोपोटामिया के कुछ लोग यहाँ पे आए, उन्होंने ही ये सिविलाइजेशन को डेवलप किया, उन्होंने इसको एक्सपांड किया। ठीक है। ऐसे कुछ कुछ लोगों का कहना है, उस अप्रोच को लोग फॉलो करते हैं। जैसे EJS मैकी, है ना, ये अलग अलग आर्गुमेंट देते हैं इन चीज के बारे में। बहुत बोलते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामियन की एक एक्सपांडेड फॉर्म था। ठीक है। कि बेसिकली देखा कि हमने जो अपना थ्योरीज है अलग अलग हड़प्पा के ओरिजिन के लिए, और हड़प्पा को अर्बनाइज बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया सबको? ये सबको क्लियर है? ठीक है। फिर है अर्ली फेज टू मैच्योर फेज। इमरजेंस ऑफ हड़प्पन, दो फॉर्म में हम लोग इसको कोशिश कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है अनमैच्योर्ड है, और दूसरा है मैच्योर्ड फेज।
जो इमेच्योर फेज है वहां पे हमें ऐसी साइट्स मिलती है जहाँ पे प्रोडक्शन जो है सरप्लस पे था, बहुत लिमिटेड था और कम प्रोडक्शन था। वही अगर मैच्योर साइट जब हम देखते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता था। अब हम लोग ये लोग कहाँ से डिसाइड करते होंगे किस प्रोडक्शन कम था किसमें ज्यादा था? जो भी साइट्स है, जो छोटी मोटी साइट्स है उनके कंपेयर में काफी बहुत ज्यादा डेवलप्ड साइट्स है, उसमें हर एक चीज के लिए जगह दी हुई है, डॉकयार्ड्स डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, ग्रेनरीज बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, उसको बोलते हैं हम लोग डेवलप साइट। और जो साइट जहाँ पे ये सब चीजें डेवलप करने के लिए जगह दी नहीं गई है उन सबको बोलते हैं छोटी मोटी साइट, जो है वो प्री फेज में थी। और जो बड़ी साइट थी डेवलप साइट वो कहाँ पे थी? डेवलपिंग फेज में, डेवलप मैच्योर्ड फेज में हमें वो साइट पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? फिर है कुछ कुछ ऐसी साइट्स भी है, कुछ कुछ ऐसी साइट्स है जो हमें डेवलपमेंट दिखती है कि पहले अनमैच्योर्ड फेज में थी, फिर डेवलप होती चलेगी, फिर सबसे ज्यादा मैच्योर्ड फेज में पहुंची। और कुछ कुछ साइट्स है जो डायरेक्टली हमें डेवलप फॉर्म में दिखती है, जैसे लोथल है ना, लोथल, आरामगीरपुर, रोपर। ठीक है, इसको लिख लेना एक बार। सम साइट्स फॉर्म इन द डेवलप फॉर्मेट। Some sites form in the developed format which do not represent the developing phases of the civilization, which do not represent the developing phases of the civilization, that are Lothal, Aramgirpur, Roper, etc. लोथल, आलमगीरपुर और रोपर। और वहां वही कुछ कुछ साइट्स है जहाँ पे अर्ली फेजेस दिखते हैं पर मैच्योर फेज नहीं दिखते, है ना, मतलब वो डेवलप हो रही थी पर वो डिक्लाइन हो गई, डेवलप नहीं हुई। ठीक है, ऐसी कौन सी है? कोटवार प्लेटू वाली साइट्स और कोट दीजिए और कालीबंगन, ये अलग अलग साइट्स है जो डेवलप हो रही थी पर पूरी तरीके से फुल्ली फ्लेश फॉर्म में डेवलप नहीं हो पाई। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, कुछ कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे नियर अबाउट 500 से 600 साइट्स काफी मिली है। जो भी देखो, जो घग्गर हाकड़ा रिवर है, जैसे जो कंसिडरेशन में रखो कि ये इंडिया का मैप है, बस ऐसे ही ओरली समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो पूरा वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से समझो इंडस रिवर जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से गंगा आती है ऐसे ओरिजिन होके। ठीक है, कुछ कुछ हिस्टोरियंस का ऐसे मानना है, कुछ कुछ हिस्टोरियंस का ऐसे मानना है कि यहाँ से पहले ओरिजिन होके एक रिवर आती थी ऐसे जाके। ठीक है, वो आके यहाँ पे मिक्स होती थी, तो इसी को बोलते हैं वो लोग घग्गर। घग्गर, कुछ कुछ इसे सरस्वती भी बोलते हैं, सरस्वती। ठीक है, कुछ कुछ लोगों के हिसाब से जो सिविलाइजेशन है ये वाली, वो उसका ओरिजिन जो है वो यहाँ से हुआ था। क्यों? क्योंकि नियर अबाउट 500 से 600 साइट जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, इसी एरिया के अराउंड। ठीक है, तो इसलिए उनका बोलना होता है कि जो वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी इसका नाम घग्गर, वैसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन होना चाहिए, ना कि सिंधु सिविलाइजेशन। ठीक है, घग्गर आंकड़ा भी बोलते हैं उसको, जो सरस्वती जिसका नाम था उस रिवर का नाम है घग्गर आंकड़ा। अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से फिर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, इसलिए उसका नाम सिंधु संस्कृति देना चाहिए। अगली बात है, इससे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस स्क्रिप्ट का। पता है स्क्रिप्ट कौन सी थी? मेसोपोटामियन थी, सॉरी, ब्रूस्टो प्रेडॉन बोलते हैं उसको, ब्रूस्टो प्रेडॉन। और जो उनकी स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं, उसको पढ़ नहीं पाए हैं, नॉट डेसिफर्ड येट। इसमें बेसिकली क्या कंपोनेंट है इसके, मतलब कुछ ना कुछ साइंस को यूज करते हैं लोग, साइंस मतलब ऐसे कुछ इंडिकेटर्स पिक्टोग्राफिक फॉर्म में होते हैं, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, है ना, ऐसे।
मतलब इसको हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ब्रूस्टोफेरॉन। ब्रूस्टोफेरॉन ये उनकी स्क्रिप्ट थी, ब्रूस्टोफेरॉन। ये लिखते कैसे हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, मतलब फॉर्म राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऐसे हम कैसे लिखते हैं अभी, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे लिखते हैं इसको। नियर अबाउट मतलब 3700 साइड से हमें ये लिपि मिली हुई है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द साइड से हमें ये जो ये डेसिपर्ट स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट वहां पे हमें मिल चुकी है, ठीक है ना। बहुत से साइड से हमें मिली पाई गई है। इसको अभी तक डेसिफर्ड नहीं किया गया। बहुत से हिस्टोरियन इसको ट्राई की डेसिफर्ड कर पाए, पर एक पिक्टोरियल फॉर्म में है इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अगर इसको समझ पाते तो हम वहां पे समझ सकते थे क्या एग्जैक्टली वहां पे क्या था, कैसे था, तो ठीक है ना। इसलिए उसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं गया। तो जो हमारा मेन क्लास होगा मतलब पॉलिटिकल, जैसे मैंने बोला था कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग वो कल से शुरू करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा, आज पढ़ा, उसको पढ़ लेना। मैं उसको ग्रुप पे भेज देता हूँ नोट्स को, ठीक है। बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, कुछ डाउट्स है किसी के? और हाँ, कल आते हुए उसको क्रोनोलॉजी को पढ़ के आना, ठीक है ना। कल हम लोग हड़प्पन को एंड फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में फिर वैदिक एज को देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक एक क्लास में हम लोग एक एक को खत्म करते जाएंगे, तो हमारा 10-15 लेक्चर में एंशिएंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हर एक जो लेंगे, जैसे अभी अगले क्लास में हम लोग लेंगे हड़प्पन को, हड़प्पन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, सोसाइटिकल एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट, ये डिस्कस करेंगे तो वो टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही फिर हड़प्पन के बाद में वैदिक एज, फिर पॉलिटिकल में क्या क्या चेंजेस हुए, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए, है ना, कल्चर के क्या क्या हुए, फिर और इकोनॉमी में क्या क्या हुए, वैसे करके करते जाएंगे। और जो एडिशनल रहेगा वो एक साथ ले लेंगे, और फिर ऐसे ही चेंजेस करते जाएंगे ताकि आपको समझने में फिर आसानी होगी, ठीक है। और साथ में जो भी फैक्ट्स रहेंगे ना, फैक्ट्स को हम लिख के देते जाएंगे आपको, जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट वो, ठीक है। तो फिर कल कितने बजे है, 11 बजे, ठीक है। कल 11 बजे है ना क्लास, शेड्यूल में देखो एक बार, 11 बजे ही है ना संडे को, तो 11 बजे मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है। हाँ,